बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और हम चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। आधे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दिए थे। अब हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या कहती है। वो कहते हैं हाउ वन कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वो कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर नोड होता है और किस जगह पर एंटी नोड होता है, यानी निशानी क्या है नोड की और एंटी नोड की। स्टूडेंट्स, उसके लिए आप लोगों को नोड और एंटी नोड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि नोड ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहे होते और एंटी नोड ऐसा पॉइंट होता है जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर ये मैंने आपके सामने एक स्टेशनरी वेव बनाई है। अगर आप ये 3 पॉइंट्स देखें, ये वाला, ये और ये, अगर आप इन तीनों को देखें तो आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये नोड्स हैं। और अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से मूव कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो ये क्या होंगे, ये एंटी नोड्स होंगे। तो यूं हम उनकी लोकेशन जो है वो बता सकते हैं कि नोड्स कहाँ होंगे जहां मॉलिक्यूल बिल्कुल मूव नहीं कर रहे होंगे और एंटी नोड्स कहाँ होंगे जहां मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे। कंसीडर अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, जैसे कि डायग्राम मैंने बनाई। There are some points in the vibrating string which remains at rest and some points which vibrates with maximum amplitude. आप देख रहे हैं इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि ये वाला जो रेस्ट पर है और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। The points which remain at rest at all the time during the vibration of a string are called as nodes. तो ये जो पॉइंट मुसलसल रेस्ट पर रहेंगे हम नोड्स बोलेंगे, इसलिए मैंने इसका छोटा सा n लिखा है। एंड द पॉइंट्स which vibrates with maximum amplitude are called antinode, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो है ये एंटीनोड है। Hence one can locate the position of nodes and antinodes in a vibrating string by identifying the position of particles at rest and position of particles with maximum amplitude. तो अगर आप एंटीनोड और नोड को लोकेट करना चाहते हैं तो आप देखें कि कहाँ पर हमारे पास वो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जो बिल्कुल नहीं मूव कर रहे, तो वहाँ नोड होगा। और कहाँ पर वो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ एंटीनोड बनेगा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट, स्टेटमेंट पढ़ता हूं इस क्वेश्चन की। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली, मतलब एक बॉडी है वो ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर रही है। अभी ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, एक निशानी मैंने आपको बताई थी और वो ये है कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव एक बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उससे प्रोड्यूस हो साउंड। आपको मालूम है साउंड जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। तो वो आसान अल्फाज में ये कह रहा है कि क्या ये मुमकिन है कि एक बॉडी के अंदर वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव की वजह से हो, लेकिन उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो। क्या ये हो सकता है? तो हम देखते हैं जी, इसका आंसर है यस, ये हो सकता है। तो हम कहेंगे यस, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट ट्रांसवर्सली एंड प्रोड्यूस साउंड वेव। अब हमने यस कह दिया तो इसका मतलब हमें कोई मिसाल, कोई एग्जांपल देनी पड़ेगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो आपके पास जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं जिनको जब हम हिट करते हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे गिटार में, वायलिन में, सितार में। तो हमारे पास यहाँ पर यही एग्जांपल मैंने दिया है कि इन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार और वायलिन होता क्या, ये सपोज करें ये गिटार की स्ट्रिंग्स है। जैसे आप गिटार की स्ट्रिंग्स को प्लक करते हैं, उसको हिट करते हैं, तो उसमें ये वेव्स जनरेट हो रही हैं। इन वेव्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको क्रस्ट और ट्रफ नहीं नजर आ रहे। इसका मतलब ये कौन सी वेव्स हैं? ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। यानी गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली। ये देखो, दे आर वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली। और आपको मालूम है जब गिटार की स्ट्रिंग जो है वो ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रही होती है तो क्या साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब जब ये वाइब्रेट करेंगी तो साथ जो मीडियम है यानी साउंड, तो साथ जो मीडियम है यानी एयर वगैरह होगा ना, तो एयर के मीडियम के अंदर कहीं मॉलिक्यूल करीब करीब हो जाते हैं, कहीं मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, फिर करीब करीब, फिर दूर दूर। इन्हें मालूम है ना आपको कि जहाँ मॉलिक्यूल करीब करीब वो कंप्रेशंस कहते हैं और जहाँ मॉलिक्यूल नहीं होते या दूर दूर होते हैं रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कहाँ बनते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा इस एग्जांपल से कि गिटार की स्ट्रिंग खुद तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन करती हैं, लेकिन उनसे पैदा होने वाली जो साउंड है वो वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है क्योंकि उसमें कंप्रेशन और
रेयरफेक्शन होती है। तो देखिए जी, दिस ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द स्ट्रिंग की जो ट्रांसवर्स मोशन है डज वर्क ऑन द सराउंडिंग मीडियम, वो अपने इर्द गिर्द जो मीडियम है, जो कि इस केस में कौन सा मीडियम होगा, जब आप गिटार बजा रहे होते हैं तो उसके इर्द गिर्द एयर होती है ना, तो वो उसमें वर्क करेगी, ड्यू टू विच कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आर प्रोड्यूस। तो वो मैंने आपको बताया कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे हैं इन द मीडियम विच कैन बी हर्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड, और वो हमें सुनाई देंगे साउंड के तौर पर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जरा देखते हैं कि थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आज का तीसरा यानी कि वैसे 8वां शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं। Why does a sound wave travel faster in solid than in gases? साउंड वेव के बारे में हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव सॉलिड में तेजी से और गैसेस में देर से पहुंचती है, यानी कि उसकी स्पीड कम है। इसको एक आम एग्जांपल से हम चेक भी कर सकते हैं। अगर दो दोस्त हों और वो एक रेल की पटरी के पास खड़े हों, एक शख्स रेल की पटरी के पास खड़ा रहे और दूसरा रेल की पटरी के साथ कान लगा ले, तो सबसे पहले किसको पता चलेगा कि रेलगाड़ी आ रही है? तो आप देखेंगे कि वो शख्स जिसने रेल की पटरी के साथ कान लगाया हुआ उसको पहले रेलगाड़ी की गिड़गिड़ाहट या साउंड जो है वो पहुंचना शुरू हो जाता है, जबकि जो दूसरा शख्स है उसको बाद में पता चलता है। वजह क्या है कि जो शख्स खड़ा है वो साउंड को कहां से रिसीव कर रहा है? हवा में से, यानी गैस में से। और जो शख्स पटरी के साथ कान लगाए हुए है वो साउंड को कहां से रिसीव करेगा? उस सॉलिड रेल में से, मेटल में से। और किसने पहले रिसीव किया? वो जो रेल की पट्टी के साथ कान लगाए हुए है। इसका मतलब साउंड किस में तेजी से चला? सॉलिड में तेजी से चला, इस वजह से वो पहले पहुंच गया उस शख्स तक, उसको पहले पता चल गया। तो यहां से एक बात तो क्लियरली पता चल रही है कि जो सॉलिड्स हैं उनमें साउंड की स्पीड काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। लेकिन अब इसकी वजह हम लोगों ने बतानी, इसकी मैथमेटिकल रीजन। आप लोगों को मालूम है कि स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में उसका फॉर्मूला है v = e over rho अंडर रूट। अच्छा, e क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, E इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। और रो क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब बच्चे यहाँ धोखा क्या कहते हैं पहले तो वो आप सुने। अगर हम डेंसिटी के हिसाब से देखें तो सॉलिड्स और गैसेस में से आपको मालूम है सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होते हैं। जब मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी सॉलिड्स की डेंसिटी गैसेस के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। सॉलिड्स की डेंसिटी गैसेस के मुकाबले में ज्यादा होती है। और स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है। तो स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। सॉलिड की डेंसिटी तो ज्यादा है, तो फिर यहां से तो ये नतीजा निकल रहा है कि सॉलिड्स की स्पीड फिर कम होगी गैसेस से। ठीक है, सॉलिड्स की स्पीड, सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होगी गैसेस से। लेकिन ये वो जो मैंने अभी रेलगाड़ी वाले एग्जांपल दिए उसके तो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। हमने तो ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जो सॉलिड जोन में स्पीड ज्यादा होती है, ये कह रहा है कि सॉलिड्स में स्पीड कम होती है क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा आती है और डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ हम क्या गलती कर रहे हैं? क्योंकि ये तो गलत है, यानी एटलीस्ट ये गलत है। ऊपर वाली बात सच्ची है लेकिन ये रिजल्ट हमारे पास नहीं आता, लेकिन यहाँ से तो यही आ रहा है। अब इसको कैसे हम जो है ना वो करेक्ट करेंगे? वो गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ डेंसिटी को देख रहे होते हैं, हालांकि इलास्टिसिटी को भी देखना है। अब मजे की बात है, डेंसिटी तो सॉलिड्स की ज्यादा होती है लेकिन इलास्टिसिटी सॉलिड्स की उससे भी कई गुना ज्यादा होती है। डेंसिटी तो ज्यादा होती है लेकिन इलास्टिसिटी उससे भी कई गुना ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि इन दोनों फैक्टर्स में से जो फैक्टर जीत जाता है, जिसका इफेक्ट ज्यादा होता है, वो हमारे पास इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का होता है। और इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का तो स्पीड ऑफ साउंड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इलास्टिसिटी मॉड्यूलस सॉलिड्स का ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी। ठीक है ना? वो कहता है इट इज ट्रू दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैस। ये बात दुरुस्त है कि सॉलिड्स की डेंसिटी गैस की डेंसिटी से ज्यादा है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। लेकिन जो इलास्टिसिटी है वो उससे भी कई गुना ज्यादा होती है। इन दिस केस इलास्टिक इफेक्ट ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर। तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, डेंसिटी का कि इलास्टिसिटी का? इलास्टिसिटी का ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। और इलास्टिसिटी का इफेक्ट क्या है? इलास्टिसिटी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? Therefore, the ratio of E over rho is much larger for solid than for gases. हम कहेंगे कि E over rho की जो रेशियो है, ये जो पूरी रेशियो है, ये किसकी ज्यादा होगी? सॉलिड्स की, क्योंकि सॉलिड की इलास्टिसिटी मॉड्यूलस बहुत ज्यादा होता है। तो फिर hence the speed of sound is faster in solids than in gases.
तो वही वाली बात हम लोगों ने एंड पर लिख दी, जो मैंने एक्सपेरिमेंट के जरिए भी पहले आपको बताई, लेकिन अब मैंने आपको थ्योरी में फार्मूला के जरिए बताया कि ऐसा कैसे होता है। चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या कहती है। वो कहते हैं व्हाई डज द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ गैस चेंजेस विद टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है, इसकी मैथमेटिकल रीजन। हमें मालूम है स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है वो है v इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा RT ओवर m। अब थोड़ी देर के लिए गैमा RT ओवर m को अलग लिख लें और t को अलग लिख लें। अब आप लोग जानते हैं गैमा RT ओवर m जो है, गैमा कांस्टेंट होता है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और कैपिटल M जो है वो जब तक हम कोई एक गैस इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी कांस्टेंट रहेगा। जब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो इसकी जगह मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ। अब आपको मालूम है अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो फिर इन दोनों के दरमियान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और रिलेशन है क्या, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं है, बल्कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो above relation clearly shows that the speed of sound is directly proportional to the square root of absolute temperature। absolute temperature यानी केल्विन वाला टेम्परेचर होगा, डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में हम पुट नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आइए जरा देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। इज इट पॉसिबल फॉर टू एस्ट्रोनॉट्स टू टॉक डायरेक्टली, एस्ट्रोनॉट्स जो खलाबाज होते हैं, to talk directly to one another even if they remove their helmets। आप लोगों ने देखा है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेशल किस्म का लिबास पहनकर जाते हैं स्पेस में। वो कहते हैं अगर वो अपना हेलमेट उतार दें तो क्या वो डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब आपको मालूम है बात करने का मतलब ये है कि क्या साउंड एक एस्ट्रोनॉट से दूसरे एस्ट्रोनॉट तक जा सकती है। हम लोग ये जानते हैं साउंड के बारे में कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव्स के एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम होना चाहिए। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम जानते हैं स्पेस में कोई गैस वगैरह तो नहीं होती, वैक्यूम होता है। जब वैक्यूम होगा तो फिर हमारे पास साउंड जो है, क्योंकि मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम चाहिए, तो वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। और यही वजह है कि सूरज पर इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, फिशन रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास बहुत एटॉमिक बॉम्ब से भी स्ट्रॉन्ग किस्म के जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं सूरज पर, लेकिन हमें तो नहीं सुनाई देते। उसकी वजह क्या है, सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है रास्ते में। ठीक है, तो मतलब वो बात नहीं कर सकेंगे, तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टू एस्ट्रोनॉट्स टू टॉक डायरेक्टली टू वन अनदर व्हेन दे रिमूव देयर हेलमेट्स। वजह क्या, इट इज बिकॉज दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। उनको मीडियम चाहिए। सिंस इन स्पेस देयर इज नो मीडियम, सो इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू टॉक डायरेक्टली इफ दे रिमूव देयर हेलमेट्स। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमने किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसीज एट विच अ टेस्ट ट्यूब, जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, रेजोनेट करेगी जब आप उसमें हवा ब्लो करेंगे। तो आप लोगों ने देखा अक्सर इस तरह से होता है, जिस तरह से सीटी में हवा ब्लो करते हैं तो एक आवाज आती है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब में या किसी और ट्यूब में जब आप हवा ब्लो करते हैं तो एक खास सीटी सी आवाज आती है। ठीक है, अब वो हमें फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है। उन फ्रीक्वेंसीज को मैं F1 कह देता हूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर भी ऐसा हो सकता है, फिर F2 पर भी हो सकता है, F3 पर भी हो सकता है। ये सारी वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पर आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होगी। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, वो मैंने लिख दिया 15 सेंटीमीटर, लेकिन हमें उसको मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.15 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड आपको मालूम है, दी हो या ना दी हो, आपको मालूम होनी चाहिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब जरा देखें, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब आपको मालूम है एक तरफ से क्लोज होगी, दूसरी तरफ से ओपन होगी, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो क्लोज पाइप वाला फार्मूला होगा। और क्लोज पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था वो F1 V/4L के बराबर था। V भी गिवन है, L की वैल्यू भी गिवन है। जब ये सारी वैल्यू पुट की तो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी आई 553 हर्ट्ज। अब आपको मालूम है जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी, क्लोज पाइप में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर पहली फ्रीक्वेंसी F1 है तो अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 का डबल नहीं होगी बल्कि 3 गुना होगी। ऑड नंबर 3 आता है आगे, तो 3F1 होगा। F1 की वैल्यू जो ऊपर आई है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 1600 हर्ट्ज। और इस तरह से जो तीसरी फ्रीक्वेंसी होगी वो
3f1 नहीं होगी, बल्कि तीसरा ऑड नंबर सोचें, 5 होता है तीसरा ऑड नंबर, तो 5f1 होगी। तो 5 को f1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2665 हर्ट्ज आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने देखा कि बहुत आसान थे। अब यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 8 की कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।